अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे जनरल फार्मा से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं और जितने भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं मिक्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से क्या मुराद है। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होती है, इसको हम कैपिटल सी और डबल स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सच दैट प्लाज्मा एंड टिश्यू लेवल्स रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। जब प्लाज्मा लेवल कांस्टेंट हो और रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन और रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जब इक्वल हो जाएं, उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। हम कहेंगे कि ड्रग ने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर ली है। मतलब क्या है इसका, कि जितनी अमाउंट में हम ड्रग बॉडी में दे रहे हैं उतनी अमाउंट में उसी रेट पर जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से। तो इस स्टेट को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। अब हमें ये स्टेडी स्टेट हमें कब अचीव होगी, अ ड्रग रीचेस स्टेडी स्टेट इन अबाउट 4 to 5 हाफ लाइफ। जब 4 to 5 हाफ लाइफ ड्रग की गुजर जाएंगी तब हमारे पास ये स्टेडी स्टेट अचीव होगी ड्रग की। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें जो ड्रग हमने दिया है उसकी जो 50% जो कंसंट्रेशन है वो फॉल हो गई, मतलब वो एलिमिनेट हो गई या एक्सक्रीट हो गई है बॉडी से 50% कंसंट्रेशन। तो हम उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे कि ये उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है। इसी तरह सेकंड हाफ लाइफ होगी, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरह हाफ लाइफ चलती जाएगी। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या है, जिसमें 50% ऑफ ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, वो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो जब ड्रग की 4 to 5 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी ना, तब हमारे पास जो ड्रग है वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम अब ग्राफ को देखें तो हमें पता है कि ये जो वाई एक्सिस है इसमें हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दी हुई है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। नीचे ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड हाफ लाइफ है और ये 3.3 हाफ लाइफ दी हुई है ड्रग की। ये जो आपको ब्लू में शो हो रहा है ये हमारे पास स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन है ब्लू में। ठीक है, और यहाँ पे हम ड्रग की इन्फ्यूजन करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ड्रग की इन्फ्यूजन बंद कर दी है और ड्रग क्या हो रहा है, अब एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से। तो वो ये कहता है कि जब ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो इन्फ्यूजन थी वो वाला रेट और जब ड्रग की एलिमिनेशन वाला रेट जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे कि ड्रग ने स्टेडी स्टेट अचीव कर ली है। अब वो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे 0 से हमने स्टार्ट किया है ड्रग की इन्फ्यूजन देना। अब ड्रग की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो क्या कर रही है, राइज हो रही है। जब हम देखते हैं कि 50% ऑफ स्टेडी स्टेट जो है ना वो ड्रग की अचीव कब होती है, जब उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ जो है वो गुजर जाती है, तो हमारे पास ड्रग की 50% स्टेडी स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन आ जाती है। जब हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ गुजर जाती है ड्रग की, तब हमारे पास 75% जो ड्रग है वो स्टेडी स्टेट में आ जाता है। अब जब 3.3 हाफ लाइफ गुजर जाती है तब कितनी अचीव हो जाती है, 90% ऑफ ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में आ जाता है। और अब वो कहता है कि हमारे पास 100% जो हमारे पास 100% स्टेडी स्टेट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन कब अचीव होगी, जब हमारे पास 4 या 5 हाफ लाइफ जो हैं वो गुजर जाती हैं, तब हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग आ जाती है 100%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाफ लाइफ तो यहाँ पे भी थी, लेकिन ये ग्राफ फिर ऊपर क्यों जा रहा है? ग्राफ ऊपर इस वजह से जा रहा है क्योंकि हम कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन करी जा रहे हैं ड्रग की। यहाँ पर आकर हमने ड्रग की इन्फ्यूजन स्टॉप कर दी, अब ग्राफ नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो रहा है, इन्फ्यूजन तो हो नहीं रही।
हम दे तो नहीं रहे, तो जितना बचा कुचा ड्रग है अब उसने एलिमिनेट होना है, एक्सक्रीट आउट होना है बॉडी से, तो इस वजह से जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। लेकिन ग्राफ उसी कांस्टेंट रेट से नीचे जाएगा जिस कांस्टेंट रेट से वो ऊपर आया है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जिस रफ्तार से या जिस टाइम पे हमारे पास मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ में हमारे पास 50% और ड्रग कंसंट्रेशन हमने अचीव कर ली थी, राइज हो गई थी, जब ये हम इन्फ्यूजन हमने स्टॉप की तो ये उसी सेम रेट से मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% ही डिक्रीज करेगी। यहाँ पे 50% ही राइज की थी कंसंट्रेशन, यहाँ पे 50% ही डिक्रीज करेगी फर्स्ट हाफ लाइफ में। फिर सेकेंड हाफ लाइफ में हमारे पास यहाँ पे 75% राइज कर रही थी कंसंट्रेशन, यहाँ पे सेकेंड हाफ लाइफ तक हमारे पास 75% ही जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। ये नहीं वो कहना चाह रहा है कि जो टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन का और ड्रग की एलिमिनेशन का, वो एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज भी किया और अब उसी कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज भी करेगा। इसमें एक पॉइंट हमने ये याद रखना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इन्फ्यूजन डोज जो है वो एकदम इतनी ज़्यादा दे दी तो हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को रीच कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड, 4-5 हाफ लाइफ गुजर नहीं जाती, तब तक जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है ड्रग की वो हमें अचीव नहीं होगी, चाहे हम इन्फ्यूजन रेट जितना मर्जी बढ़ा दें। जब तक 4 या 5 हाफ लाइफ नहीं गुजरेंगी तब तक हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव नहीं होगी। अब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्यूजन रेट के। अगर तो हम इन्फ्यूजन रेट बढ़ा देंगे तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। क्लियरेंस मतलब एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग पर यूनिट टाइम। तो ये जो स्टेडी स्टेट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग की। अगर तो क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग, लेट से कोई लिवर डिजीज़ हो गई है, किडनी डिजीज़ हो गई है, क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग कम हो गई है तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर तो क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग ज़्यादा होगी तो फिर ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कम होगी। डिटर्मिनेंट क्या है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का? द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ रेट ऑफ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ डिटर्मिनेंट है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का, और जो वो फैक्टर्स जो हाफ लाइफ को अफेक्ट करेंगे वही फैक्टर्स स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेम द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है। किसी भी ड्रग की वो फ्रैक्शन जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करती है उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है। लेट से मैंने एक 100 मिलीग्राम की डोज दी है किसी भी ड्रग की, अब उसको हमने किस तरह दिया? ओरली हमने इस बंदे को दी। सबसे पहले जो ड्रग है वो कहाँ जाएगी? स्टमक में जाएगी, वहाँ पे आधी अब्जॉर्ब हो जाएगी, आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिफरेंट टिश्यूज़ में। वहाँ से फिर कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे भी कुछ अब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। वहाँ से ब्लड के थ्रू कहाँ चल जाएगी? लीवर में जाएगी, लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाएगी, और फिर इस सब कुछ होने के बाद वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाएगी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और फिर आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन से फिर जाएगी वहाँ पूरी बॉडी में जाएगी जहाँ पे हमने उसको भेजना था। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने 100 मिलीग्राम ड्रग दी थी, यहाँ से करते करते वो मेटाबोलाइज हुई, अब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, और फिर कितनी रह गई? 50 मिलीग्राम रह गई, और वो 50 मिलीग्राम पहुंची सिस्टेमिक सर्कुलेशन में।
तो इस सारे प्रोसेस में 50% तो ज़ाया होगी। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 100 में से कितनी जा रही है? 50%। तो मैं कहूँगी कि इस जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है? 50%, क्योंकि 50% ही गई है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। और हमें जो ड्रग ने अफेक्ट कॉज करना है वो तो तभी करना है जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। तो जितनी अमाउंट उसकी पहुंचेगी वही कॉज करेगी अफेक्ट। तो इसकी 50 पहुंची है, 50% जो है अफेक्ट कॉज करेगी। तो ये इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हो गई। तो द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डेट विच इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वो उस ड्रग की क्या है? बायो अवेलेबिलिटी। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब हम किसी भी ड्रग को ओरली देते हैं तब वो स्टमक में जाती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है और फिर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाती है। लीवर वहाँ उसको मेटाबोलाइज करता है, जो कुछ भी उसको करता है। ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और लीवर के मेटाबोलाइज करने के बाद वो बेचारी कहाँ पहुँचती है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इतना सब कुछ होने के बाद इस सारे को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग। अच्छा, अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को। तो इसमें हमारे पास आ जाता है पीएच ऑफ अ ड्रग, कि या एसिडिक है या बेसिक है, और पीएच ऑफ अ सलाइवा, सलाइवा की पीएच क्या है। मतलब कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में अच्छे काम करते हैं और कुछ ड्रग्स जो हैं वो एसिडिक मीडियम में अच्छे काम नहीं कर पाते। तो हमने पीएच को भी देखना होता है। ये फैक्टर्स जो हैं बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब ब्लड फ्लो ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट। अब जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी और उतनी ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जितनी एब्जॉर्ब होती जाएगी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती जाएगी और हमारे पास जो है बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी ड्रग की। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रो ड्रग, गिव वन एग्जाम्पल। प्रो ड्रग क्या होता है और उसकी एक एग्जाम्पल बताएं। प्रो ड्रग क्या होता है? डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ प्रिकर्सर or forerunner of a drug. A prodrug must undergo chemical conversion by metabolic processes before becoming an active pharmacological agent. प्रोड्रग बेसिकली इनएक्टिव स्टेट है किसी भी ड्रग की, ठीक है। मतलब हमने उसको इंजेस्ट तो कर लिया, लेकिन जब तक वो एक्टिव नहीं हो गई तब तक वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट अपना कॉज नहीं करेगा। अब वो एक्टिव किस तरह होगी? बेसिकली लिवर में हमारे पास कई तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, कॉन्जुगेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं। जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो केमिकल चेंज आता है प्रोड्रग में, ठीक है, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में। और जब वो एक्टिव होता है तब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो प्रोड्रग क्या है? एक इनएक्टिव स्टेट है ड्रग की, मतलब वो काम नहीं करेगा। इसको हम प्रीकर्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से हमारे पास एक्टिव स्टेट बनती है ड्रग की, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है प्रोड्रग की? सल्फासेलाज़ाइन, इट इज़ नॉट एक्टिव इन इट्स इंजेस्टेड फॉर्म। अब ये जो ड्रग है ना सल्फासेलाज़ाइन, ये इनएक्टिव होता है जब हम इसको इंजेस्ट करवाते हैं ओरली जब हम इसको देते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये किसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलोन। जब ये कोलोन में जाता है ना तब वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो इसको तोड़ता है, जो इसकी रिडक्शन करवाता है और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हम किस लिए देते हैं? अल्सरेटिव कोलोन के लिए। मतलब जब कोलोन और रेक्टम का अल्सर हो जाए तो हम ये ड्रग देते हैं जो एक्टिव कहाँ पर होगा? कोलोन में, लेकिन ओरली जब हम इसको देते हैं तब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो ये प्रोड्रग की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनलिस्ट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ देम। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन होती क्या है।
जब हमने ड्रग दिया, सबसे पहले इसने एब्जॉर्ब हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब इसने मेटाबोलाइज भी होना है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसके दो रिएक्शन है बेसिकली। मेटाबोलाइज हम इसलिए करवाते हैं कि हमने ना या ड्रग के जो इफेक्ट है उसको टर्मिनेट करना है, बस ख़त्म करना है। हमने डिज़ायर जो हमें इफेक्ट था वो हमें मिल गया, अब हमने एक्सक्रीट आउट करना है, एलिमिनेट करना है बॉडी से ड्रग को, तो हम इस वजह से उसको मेटाबोलाइज करते हैं। तो हमें पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसके दो रिएक्शंस हैं, दो फेजेस हैं कह लें। एक फ़ेज़ 1 है, एक फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 में हम क्या करते हैं, ड्रग की ऑक्सीडेशन करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो इस तरह ड्रग इनएक्टिव में चल जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो इनएक्टिव ही हो, बस हमने उसका इफ़ेक्ट जो है ना वो किसी तरह टर्मिनेट करना है, चाहे हमें उसका बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है या बायोलॉजिकल जो उसका फंक्शन है वो उसको हमें चेंज करना पड़े। हम उसको इनएक्टिव से एक्टिव भी कर सकते हैं, एक्टिव से इनएक्टिव भी। बेसिक मकसद हमारा उसका इफ़ेक्ट टर्मिनेट करवाना है। अच्छा, तो जो उसके फ़ेज़ 2 रिएक्शन है ना, जो फ़ेज़ 2 रिएक्शन, उसमें हम कॉन्जुगेशन करवा देते हैं ड्रग की। कॉन्जुगेशन से मुराद ये है कि हम किसी भी ड्रग के अंदर ऐसे एडिशनल सब ग्रुप्स ऐड करवा देते हैं, जैसे ग्लूकुरोनिक एसिड, फिर ग्लाइसिन, फिर मिथाइल ग्रुप, सल्फेट ग्रुप या एसीटेट ग्रुप। इस तरह के सब ग्रुप्स ऐड करवाते हैं ड्रग में, जो उसको क्या कर देते हैं, लेस सोलूबल बना देते हैं। जब वो लेस लिपिड सोलूबल हो जाएगा तो क्या होगा कि जब वो लिपिड में सोलूबल नहीं होगा तो वो जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस इजीली नहीं कर पाएगा और उसका जो इफेक्ट है वो कॉज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या आती हैं हमारे पास। पहली टाइप है ग्लूकोरोनिडेशन। इसमें हम ग्लूकोरोनिक एसिड जो है ना वो हम एज अ सब ग्रुप ऐड करवा देते हैं किसी भी ड्रग में, ताकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल उसने मांगी थी कि टाइप्स बताएं और एग्जांपल दें। तो फर्स्ट टाइप है ग्लूकोरोनिडेशन, इसमें एग्जांपल है डायज़ेपाम और डाइजॉक्सिन। दूसरी है एसिटाइलेशन, इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा देंगे, तो इसकी एग्जांपल हैं आइसोनायाजिड और सल्फोनामाइड। थर्ड टाइप हमारे पास है ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, इसमें हम ग्लूटाथायोन ग्रुप ऐड करवाएंगे, एग्जांपल में एथाक्रेनिक एसिड और रिएक्टिव फ़ेज़ 1 मेटाबोलाइट ऑफ एसिटामिनोफेन, ठीक है। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में ग्लाइसिन ग्रुप ऐड होगा, एग्जांपल निकोटिनिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। सल्फेशन में सल्फेट ग्रुप ऐड होगा, एग्जाम्पल में एसिटामिनोफेन और मिथाइल डोपा। मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप ऐड करवाया जाएगा, एग्जाम्पल में डोपामिन, एपिनेफ्रिन। तो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स हैं कॉन्जुगेशन की और एग्जाम्पल भी हमने दे दी। ये सवाल का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन लोडिंग डोज एंड गिव वन एग्जाम्पल। लोडिंग डोज को हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। लेट से एक पेशेंट आया है, हार्ट फेलियर हुआ है, उसको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं उसको। हम उसको देखते हैं तो पता लगता है कि जो उसकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना वो बड़ी डिक्रीज़ हुई भी है, हार्ट उसका सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। हमने उसको ऐसी डोज या ऐसा हमने उसको ड्रग देना है जिससे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो। टाइम बहुत कम है, अगर हमने उसको फ़ौरन उतनी डोज में वो ड्रग ना दिया तो वो बंदा मर जाएगा, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा। हम उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाने के लिए लेट से हम देते हैं एक ड्रग जिसका नाम है डाइजॉक्सिन, ठीक है। अब इसकी प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन होगी तो ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी 100 मिलीग्राम जब डाइजॉक्सिन प्लाज्मा में मौजूद होगा ना, जब इसकी कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम हो जाएगी प्लाज्मा में, तभी ये अपना इफेक्ट कॉज करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। अगर 20 हुई मिलीग्राम तब भी नहीं करेगा, 50 हुई तब भी नहीं करेगा मतलब बहुत उस तरह का इफेक्ट नहीं कॉज करेगा जितना हमें चाहिए, जितना हमें डिज़ायर्ड है, रिक्वायर्ड है हमें जितना। जब इसकी 100 मिलीग्राम कंसंट्रेशन हो जाएगी प्लाज्मा में, तभी ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवा सकेगा। तो हमें इतनी डोज चाहिए,
इस ड्रग की कि हम इसका लेवल, जो प्लाज्मा का लेवल है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो लेवल है इस ड्रग का, वो हम इतना 100 मिलीग्राम जो है वो अचीव कर सकें। ठीक है, इतनी हमने डोज देनी है, एक ही वक्त में देनी है, टाइम बहुत कम है। तो डाइजोक्सिन की वो डोज जो मीट कर जाए टारगेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल के साथ, यानी 100 मिलीग्राम के साथ, जितनी हमें चाहिए थी, जितनी हमें रिक्वायर्ड थी, जितना हमारा टारगेट था, उस डोज को हम कह देते हैं लोडिंग डोज। शर्त ये है कि ये रैपिडली उस लेवल को अचीव करे और इन अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में, एक ही वक्त में हमने दी है, इसने रैपिडली उस प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल को अचीव कर लिया है, तो हमने इसको कह दी है लोडिंग डोज। ये ब्लू में हमने शो किया हुआ है लोडिंग डोज को, और ये विदाउट दी लोडिंग डोज है रेड में। ठीक है, हम देखते हैं कि जब हम लोडिंग डोज देते हैं, ये ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है। हमने देखा कि लोडिंग डोज हमने जब दी तो उसने क्या किया, रैपिडली उस प्लाज्मा लेवल को, लेट से 100 मिलीग्राम चाहिए था, 100 मिलीग्राम को उसने अचीव किया रैपिडली एकदम से, और जो डिज़ायर्ड इफेक्ट था फटाफट उसने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा दिया, जितनी हमें चाहिए थी, जो डिज़ायर्ड इफेक्ट था वो हमें उसने दिया। अब उसको हमने मेंटेन भी करना है, यहाँ से वो डिक्रीज हो जाएगी, हम उसको मेंटेन करने के लिए आगे से हम मेंटेनेंस डोज दे देते हैं। जब हम मेंटेनेंस डोज देते हैं तो क्या लगे एक स्टेडी स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हमें अचीव हो जाती है, जो आगे से अपना इफेक्ट शो करती रहती है। अगर हम लोडिंग डोज ना दें, विदाउट लोडिंग डोज दिया हमने, विदाउट लोडिंग डोज हमने देखा कि क्या हुआ कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो हमें 100 मिलीग्राम चाहिए था, लेट्स से कि हमारे पास हो रहा है 20 मिलीग्राम अचीव हो रहा है विदाउट लोडिंग डोज। हमें 20 मिलीग्राम तो नहीं चाहिए, हमें तो 100 चाहिए था। तो इसका हमें फ़ायदा नहीं है, तब तक तो बंदा मर जाएगा, टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमें लोडिंग डोज हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास रैपिडली एक्शन जो हमें चाहिए, जो डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए, वो अचीव हो जाए। तो लोडिंग डोज क्या है? द डोज रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल विद अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दिस रिक्वायर्स फिलिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का लेवल है उसको उसने CP से शो किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फॉर्मूले में देखें तो मैंने टारगेट लिखा हुआ। टारगेट का मतलब है जितना हमें चाहिए, मतलब स्पेसिफिक प्लाज्मा लेवल हमें चाहिए, उसको मीट करती है लोडिंग डोज। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि ये रैपिडली काम करेगी, रैपिडली ये अचीव करेगी इस कंसंट्रेशन लेवल को। ठीक है, और उसके बाद रैपिडली एक्शन भी परफॉर्म होगा, जाहिर सी बात है, हमें इफेक्ट रैपिडली मिल जाएगा। और इधर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन हमने एक ही टाइम पे दिया, उसको एक ही वक्त में दिया, और उसने रैपिडली प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल को अचीव किया, और उसने रैपिडली एक्शन अपना जनरेट कर दिया जो हमें चाहिए था। ठीक है, इसलिए हम इस डोज को कहते हैं लोडिंग डोज। ठीक है, बिकॉज दिस रिक्वायर्स फिलिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड टू कंटेन एन एंटायर ड्रग इन इट। ठीक है, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो वॉल्यूम किसी भी फ्लूइड का जिसमें पूरा का पूरा ड्रग आ जाए, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर जगह, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन की बात करें तो लोडिंग डोज इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल है जो हमें टारगेट चाहिए, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर बायो अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल डाइजोक्सिन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? हार्ट फेलियर के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए और एट्रियल फ्लटर के लिए। ठीक है, तो हम डाइजोक्सिन की जो इनिशियल अमाउंट है, जो इनिशियल डोज है, वो हम एज अ लोडिंग डोज देते हैं ताकि हमें रैपिडली एक्शन मिल सके।